नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि निवेश को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां रहती हैं। लोग घबराते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि मैं कहां करूं और कहां ना करूं। उनके हित नात रिश्तेदार जहां पर चर्चा करते हैं वहीं पर उनका आकर्षण बढ़ जाता है। और इन्हीं सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हमारे बीच में स्टूडियो में पधारे हैं निशांत जोशी जी, जो कि पेशे से एक सफल काइंड ऑफ एडवाइज़र हैं, जो कि वित्तीय विशेषज्ञ भी हैं साथ में, और वो जो है बहुत सारी आपकी दुविधाओं को दूर करेंगे। तो चलिए हम निशांत जोशी जी का स्वागत करते हैं। निशांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दोस्तों, आप लोग अपने पेपर और पेन उठा करके नंबर हमारे नोट कर लें। लैंडलाइन नंबर है 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 075526600232। इन नंबरों से आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न आपके जो है जाहिर सी बात है निवेश से संबंधित होने चाहिए, और कोई भी अगर दुविधा है आपके मन में तो आप बिल्कुल पूछें, अवश्य जुड़ें हमसे। तो चलिए हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। निशांत जी, कई बार लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि सिप का निवेश जो है केवल टेक्निकल लोग ही कर सकते हैं, जिनको फाइनेंस की जानकारी है वही लोग कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये सिप जो है सबसे आसान तरीका है निवेश करने का, और किस तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है इसमें निवेश करके? आज से सर करीब 20 साल पहले की बात हम करें, सो जब सिप मोड नहीं था, हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट्स एक प्रोडक्ट हुआ करते थे जो बैंक में लोग मंथली कुछ पैसा सेव करा करते थे, जिसपे 6 से 8% के बीच की ब्याज दर मिला करती थी। जी जी। आज की बात हम करें तो इन्फ्लेशन की दर ही 5 से 7% के बीच में है। हाँ, जाहिर सी और बात अगर है। हमें इन्फ्लेशन को बीट कागजों पे छोड़ करके अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा ही है। बिल्कुल सर। सो अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, हमारी वेल्थ को क्रिएट करना है, सो हमें उस 6 या 7% की दरों के ऊपर जाना होगा। हाँ, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट्स के थ्रू एक ऐसा ऑप्शन हमें देते हैं जहां पर हम हायर रिटर्न्स के लिए यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सिप बात है। मोड बेनिफिशियल या फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि आप मार्केट के हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मार्केट नीचे है या ऊपर, आप हर लेवल पे पैसा डाल रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट की एवरेजिंग हो रही होती है। दूसरा, ये आपको डिसिप्लिन मोड में रखता है। हर महीना एक किस्त के फॉर्म में ये पैसा कट के मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सिप मोड सबसे बेहतर तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने का। जी, तो मतलब इसमें कोई टेक्निकलिटी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है? क्या आम व्यक्ति भी इसमें आसानी से निवेश कर सकता है, या निवेश करने के पहले उसको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? देखा जाए तो आज की डेट में मार्केट में करीब 46 असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। जी। तकरीबन हर एएमसी के पास 10 से 11 अलग अलग स्कीम्स हैं। एक आम निवेशक के लिए काफ़ी कठिन होगा कि उन 450 स्कीम्स में या 500 स्कीम्स में किस स्कीम में एसआईपी करें। जी जी। कहीं ना कहीं उन्हें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी। हाँ, हो सकता है ये स्पेशलिस्ट आपका बैंकर हो सकता है ये स्पेशलिस्ट आपके म्यूचुअल फंड वेल्थ एडवाइजर्स हो, या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो। इनके माध्यम से इनकी मदद लेकर सही जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप निवेश कर सकते हैं। कई बार क्या होता है निशांत जी, जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी, अभी अगर हम ग्लोबल रीजन्स को देखें, ग्लोबल एस्पेक्ट्स में सोचें, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में निवेशक घबरा जाता है। तो उसको किस तरह से अपने म्यूचुअल फंड में निवेश की रणनीति बनानी चाहिए जिससे उसकी घबराहट थोड़ी कम हो सके? हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक इतना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है जिसमें हर स्कीम तकरीबन 60 से लेके 100 अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है। जब इन कंपनी में निवेश किया जाता है, आप मान सकते हैं कि हो सकता है कुछ कंपनी में कॉन्सेंट्रेशन 5 या 6% का हो, किसी में 0.5% का हो। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेहतर रिटर्न बनाना, बट एक कंटेन्ड रिस्क के साथ में। तो रिस्क कंटेन करने के लिए वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक इन्वेस्टर के रिस्क को कम करता है। आप यूजुअली देखेंगे कोई भी बड़ी, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, शिवांगी जी इंदौर से, तो हम उनका प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम चर्चा जारी रखेंगे। शिवांगी जी नमस्कार, आप प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने 2023 से निवेश चालू किया था। हाँ। तो मैंने एक स्मॉल कैप फंड में निवेश किया था, लेकिन उसका रिटर्न अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसके साथ बने रहना चाहिए या दूसरे फंड की ओर देखना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे आर्बिट्राज फंड की सलाह दी थी। हाँ। तो क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगी आप? शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म के लिए आपने सोचा है? शॉर्ट टर्म मुझे 1 साल के लिए चाहिए, मतलब मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ। अच्छा, इसी साल उसके के लिए अंदर उसकी फीस के लिए मुझे निवेश करना है। ठीक है, मैं आपका प्रश्न जो है विशेषज्ञ से उत्तर लेता हूँ। जी अब इनके प्रश्न आपने समझ ही लिए हैं कि एक स्मॉल कैप के एलोकेशन की बात कर रही हैं और दूसरा आर्बिट्राज फंड की बात कर रही हैं जो कि शॉर्ट टर्म के बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। सो जिस तरह से आम निवेशक है, अगर वो किसी एडवाइजर की हेल्प नहीं ले रहा है तो वो कैसे इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है? सबसे पहले अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि स्मॉल कैप या मिड कैप, आज से 2 साल पहले तक ये न्यूज़ आता था कि ये मार्केट काफ़ी हीटेड अप है। हीटेड अप मतलब शेयर्स जो स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप में ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी महंगे हैं। कोई भी चीज़ आप अगर महंगी दरों पे खरीदेंगे और अगर मार्केट में कोई भी सेंटिमेंटल करेक्शंस आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो इस इन्वेस्टमेंट को रोकिए नहीं, क्योंकि आज की डेट में भी स्मॉल कैप और मिड कैप किसी भी ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं। सो आप कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट उसमें बनाए रखें। आपको यह भी देखना होगा, अगर आप कंपनीज के बारे में समझते हैं तो उनके पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करके देखना चाहिए, या एटलीस्ट जो आपके एडवाइजर है उनको ये रिव्यू करके देखना चाहिए कि आप सही स्कीम में निवेश कर रहे हैं। स्मॉल कैप काफ़ी सारी MC प्रोवाइड करती है, हर फंड मैनेजर का एक अलग तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। जी और इनका हमसे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अभिषेक जी। अभिषेक जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर जी। सर मेरा ये सवाल है कि अभी हमने टीवी पर रिसेंटली देखा था कि कोरिया और ताइवान के बाजारों में बहुत तेजी हुई। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हम SIP या लमसम इन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि जैसे कितना अमाउंट अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें जिससे कि 1 करोड़ रुपए के आसपास की रकम हम जोड़ सकते हैं। और इसी में तीसरा सवाल सर ये था कि हम जो ये एक्सपर्ट हैं इनसे कैसे इन पर्सन मिलके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा जी बिल्कुल। चलिए, तो इनका पहला प्रश्न हम लेते हैं कि जैसे इन्होंने ग्लोबल सिचुएशन पर बात करी है कि कोरिया और ताइवान में इनको जो है काफ़ी अच्छा लिक्विडेटिव प्रॉफिट दिखा है कुछ दिनों में, पिछले 1.5-2 सालों में। तो अभी इनका आकर्षण उसी तरफ बना हुआ है, तो कैसे जो है वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न इनका ये है कि 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए 10 सालों में इकट्ठा करने के लिए मुझे आज से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? जी सो अगर हम कोरियन मार्केट्स की बात करें तो कोरियन मार्केट्स ने पिछले 1 साल में करीब 100% के ऊपर रिटर्न दिया है। जी अगर हम ताइवान के मार्केट की बात करें तो करीब 80% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं हम जापानीज मार्केट की बात करें तो 50% के ऊपर रिटर्न दिया है। जी ये सारे मार्केट पहले नॉन परफॉर्मिंग थे, काफ़ी लंबे समय तक ये मार्केट ठंडे पड़े हुए थे। इनमें जो ग्रोथ आई है उसके पीछे का रीज़न देखें, हम उसके पीछे का कारण समझें तो कोरियन मार्केट, ताइवान मार्केट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। कुछ सिलेक्टिव कंपनीज की वजह से ये ग्रोथ आई है। जी पर्टिकुलर सेक्टर में एक सेक्टर होने के कारण ज़्यादा ग्रोथ आई है। वहीं नैस्डैक 100 की बात करूंगा तो नैस्डैक 100 में टोटल 100 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें से टॉप 5 कंपनीज IT कंपनीज हैं या अमेजन, एनवीडिया इस टाइप की कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, जो करीब 50% मार्केट कैप है। और इसी वजह से वहाँ पर एक तरफा तेजी देखने को मिली है। सो एक कंसंट्रेशन रिस्क होगा वहाँ पर इन्वेस्ट करना। हालांकि इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल फंड्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हर कंट्री के डिफरेंट फंड्स हैं जो AMCs प्रोवाइड करती हैं। हालांकि बीच में RBI की कुछ लिमिटेशंस हैं। $1 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर नहीं हो सकता है। सो कितनी बार ये फंड्स, फ्रेश फंड्स रिसीव नहीं करते हैं। अदरवाइज ऑप्शंस आर अवेलेबल। जी हमसे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जी आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं। करने के तमाम से रास्ते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है, और दूसरी चीज जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, ये पैसा जो निवेश किया जाता है ये कितना हमारा सुरक्षित है? जी इनका प्रश्न जो है बड़ा सिंपल सा है म्यूचुअल फंड के बारे में, और ये कितना सुरक्षित है इसको जानना चाहते हैं। आम निवेशक ये नहीं समझता है कि शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाना चाहिए। उसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं जो कंपनीज को स्टडी करके आपके पैसे को सही मूल्य देके सही जगह उसको इन्वेस्ट करते हैं।
म्यूचुअल फंड कितना सुरक्षित है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स डेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, पर जितना ज़्यादा सुरक्षित पैसा होगा उतने ही कम रिटर्न्स होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर लंबे अवधि के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल, आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा ऑलरेडी इतनी कंपनीज में डाइवर्सिफाइड है कि करीब पैसा सुरक्षित है। मतलब अनलेस अनटिल इकोनॉमी पे कुछ बड़ी दिक्कत आ जाए तब तक जो है। हमसे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं इंदौर से, आदित्य जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मेरा 3 साल का एक बेटा है और मैं उसके एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए करीब जोड़ना चाहता हूँ अगले 15 साल में। 50 लाख मेरे को जी SIP कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया तो वो बताता है कि अगर मैं 12% का रिटर्न के हिसाब से 10,000 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ये राशि मिल सकती है। बट इसके लिए कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आप थोड़ा मदद कर सकते हैं? आप इस देखिए स्पेसिफिक फंड तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट जो है किस तरीके से ये बताएंगे कि किस तरीके से आप प्लानिंग करें जिससे 50 लाख रुपए 15 सालों में जो है ये अपने बेटे के लिए जमा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही तरीका SIP जो आप चूज़ कर रहे हैं 10,000 रुपये प्रति माह। स्कीम कौन सी होगी या किस तरह में, फॉर एग्जांपल अभी स्मॉल कैप अगर थोड़ा बेहतर कर रहा है तो अभी स्मॉल कैप में लगाया जा सकता है अगर लंबी अवधि आपके पास है तो। पर अगर 6-9 महीने बाद में अगर ब्लू चिप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने ले तो पैसा वहाँ भी लगाना होगा। या तो ये चीज़ें आप खुद मॉनिटर करें कि पैसा कहाँ निवेश करें, क्योंकि समय रहते स्कीम्स बदलना ज़रूरी है, आपके पोर्टफोलियो में रीशफलिंग करना ज़रूरी है। अगर रीशफलिंग नहीं करेंगे तो अच्छे समय में कमाया गया रिटर्न बुरे समय में एवरेज आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। बट चूंकि आपने ऑलरेडी एवरेज आउट रिटर्न दिया है 12%, तो बाय डिफॉल्ट उतना पैसा यूजुअली बन जाता है। जी अच्छी बात है। आपने सही कहा कि अगर कई बार जो है आपके पास लंबा अवधि है तो आप स्मॉल कैप जैसे फंडों में रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। कुछ गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी हमें देनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी। दीपिका महार, उम्र 23 साल, भोपाल, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला है। हमारी दूसरी गुमशुदा व्यक्ति हैं ऋतु पाल जी, उम्र 30 साल, भोपाल से लापता हैं, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा है। तीसरी गुमशुदा व्यक्ति हैं खुशबू चौहान, जिनकी उम्र 16 साल है, ये भोपाल से लापता हैं, इनका कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ है। मोनिका मेहतर, जिनकी उम्र 25 साल है, ये भोपाल से लापता है, इनका कद 5 फीट है और रंग गेहुआ है। संपर्क करने का पता है हमारा पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल। हमारा नंबर है लैंडलाइन नंबर 0755 244 3212। जिस किसी व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी मिले वो इस पते पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। निशांत जी, कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, ये अगर इस दौरान देखा जाए जब से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हुआ है तो यहाँ पर जो है इनकी काफ़ी चर्चा होने लगी है। अब क्या ये इस तरह के सेक्टर्स में निवेश करने के लिए अनुभव का होना आवश्यक है, जानकारी होनी चाहिए, या कोई भी इसमें निवेश करे? नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो डाइवर्सिफाइड होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। अगर कोई एक इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपका रिटर्न दूसरी जगह बन जाता है जी। थीमेटिक फंड्स में जाने से एक सबसे बड़ा रिस्क ये उभर के आता है कि फॉर एग्जांपल आपने फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट किया या IT में इन्वेस्ट करा, आपको नहीं पता वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे गवर्नमेंट के एंड से या कंपटीशन के एंड से, एंड सडनली आपका पोर्टफोलियो नीचे जाने लगेगा या सडनली ऊपर जाने लगेगा। हाँ, एकदम से बहुत तेजी या बहुत मंदी आ जाए। सो आप ये फंड्स ले सकते हैं, बट आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो में उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप 10% तक अपने टोटल सेविंग्स का जो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं आप इस टाइप की स्कीम्स में डाल सकते हैं, बट एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ डालना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कब कौन सा सेक्टर जो है परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें एलोकेशन दे। सॉरी। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अपने टारगेट बेस या प्रोजेक्टेड प्लान के बेसिस पर निवेश करना चाहता है,
तो अलग अलग टारगेट को प्राप्त करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए व्यक्ति को किस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए? से फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है या कोई रिटायरमेंट खरीदना चाहता है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड में कोई ऑप्शंस है? हाँ, रिटायरमेंट फंड्स अवेलेबल हैं, चाइल्ड के एजुकेशन के लिए प्लान्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स के साथ ऐसा होता है कि लॉक इन के साथ में आती है। हाँ। मान लीजिए, मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है मनी डजंट हैव कलर। सो जिस तरह से पैसों का कलर नहीं होता है, वो पैसा आप किसी और कार्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई ज़रूरी काम आ गया। सो कभी पैसे को बाइफरकेट न करें गोल वाइज। आप अपना एक टाइमलाइन बना सकते हैं कि 5 साल बाद कितने धन की ज़रूरत है, 10 साल बाद कितने धन की ज़रूरत है, और उसको इन्वेस्ट करें सही स्कीम्स में। लॉक इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जी जी। कई लोग सिलेक्शन करते समय, जब म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो ये देखते हैं कि पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया है, या मतलब वो ये नहीं देखते, उसके और भी खूबियों के बारे में नहीं जानना चाहते, या जानकारी नहीं प्राप्त करते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सलाह देंगे? हिस्ट्री हर बार खुद को रिपीट नहीं करती, उसी तरह पुराने रिटर्न्स भी हर बार खुद को रिपीट नहीं करेंगे। तो उनको इसके अलावा और क्या देखना चाहिए? केवल रिटर्न पर फोकस करना चाहिए या और भी कुछ कंपोनेंट हैं जिनको देख करके व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि हाँ, मुझे निवेश यहीं पे करना है? कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला, जब आप किसी भी फंड्स के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फंड हाउस कितना बड़ा है, वो फंड हाउस को मैनेज करने वाले लोग कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। जितना बड़ा फंड हाउस होगा उतने कम एक्सपेंसेस होंगे, जितना कम एक्सपेंस होगा उतना कम कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, आपके रिटर्न्स उतने बेहतर होंगे। हालांकि जैसे जैसे फंड बड़ा होता है, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है, तो वो आपके रिटर्न्स को भी कम करता है, बट सेफ्टी ज़्यादा लेके आता है। छोटे फंड्स यूजुअली अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए ज़्यादा रिस्क टेकअप करते हैं। सो अगर आपको लगता है बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान है, तो छोटे फंड्स में अगर सही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। हालांकि बहुत सारे रेशियोज हैं जिसको देखा जाता है, बट आम निवेशक के लिए वो रेशियो को एनालाइज करना काफ़ी कठिन होता है। हाँ, तो वही मतलब एक मुद्दा वहीं पे आकर के अटकता है कि व्यक्ति कैसे जो है किस तरीके से डिसाइड करे। अब उसके पास तो वही एक आसान चीज़ मिलती है कि रिटर्न के बेसिस पर वो जो है आधारित कर लेता है कि भाई इतना पिछला रिटर्न दिया है तो आगे भी ये ऐसा ही कुछ रिटर्न देगा, और वहाँ पर वो निवेश कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एक लाइन शुरू में ही बताई हमारे दर्शकों को कि आप जो है किसी सलाहकार से जो है एडवाइस लेकर के करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और हाँ, यदि आपके पास उतनी समझ है तो अवश्य आप जो है उसे करें। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन मिलता है कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो किस तरीके से एक संतुलित विकल्प मान करके हम चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए? जैसा कि हम देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। अगर आप सिर्फ प्योर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिस्क बना रहता है। आपको सेफ्टी मिलती है हाइब्रिड फंड्स के थ्रू, जहाँ पर आप डेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेट यानी गवर्नमेंट जब मार्केट से पैसा उठाती है डेट के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, तो गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती है, या बड़े हाउसेस जो होते हैं, बड़ी कंपनीज होती है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं। हालांकि रिटर्न्स कम देते हैं। जो बैलेंस फंड्स होते हैं, इसमें हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड भी होता है, बैलेंस हाइब्रिड भी होता है, कंजर्वेटिव भी होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डेट कंपोनेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे आप कम रिटर्न कमाएंगे पर सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। वहीं कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो एग्रेसिवली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और करीब 25 से 30% अपना डेट के फॉर्म में रखते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के एवरेज रिटर्न जितने भी फंड हाउसेस के हैं, अगर पिछले 5 साल से बियॉन्ड के निकाले जाएं तो वो 10 से 11% के बीच आते हैं। वहीं आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाएंगे तो ये एफडी से थोड़े बेहतर आते हैं। जी। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो जैसे अब पिछले 2 वर्षों में देखा जाए, जिस भी व्यक्ति ने लमसम निवेश किया उसको उस पर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वहीं पर किसी ने एसआईपी में निवेश किया तो उसको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लमसम निवेश करना बेहतर है या एसआईपी के माध्यम से निवेश करना बेहतर होगा? हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि हम मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते। आप जब भी लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने मार्केट को टाइम नहीं किया है। हो सकता है आप चीज़ें महंगी दरों पे ले रहे हों और बाद में मार्केट में करेक्शंस में आप अपनी वैल्यू लूज कर बैठे हैं। एसआईपी मोड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मार्केट के हर उतार और चढ़ाव पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी एवरेजिंग कर रहे हैं।
एवरेजिंग आपके रिटर्न्स को भी एवरेज आउट करता है, बट रिस्क को काफ़ी हद तक कंटेन करता है। जी, कई बार क्या होता है निशांत जी कि जैसे यंग बच्चे की जॉब लगती है तो वो जो है गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, इन सब में अपनी ईएमआई को पे करना स्टार्ट कर देता है जी। ऐसे व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? उसको निवेश कब और कैसे जो है प्लान करना चाहिए? क्या गाड़ी और घर के पहले उसको निवेश प्लान करना चाहिए या गाड़ी घर खरीदने के बाद उसको निवेश में आरंभ करना चाहिए? किसी के लिए भी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के बाद जो पैसा बचता है उसको अगर सेविंग्स के फॉर्म में अगर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। ये हमारे जीवन की ज़रूरत है, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, छुट्टियों में घूमने जाना, इन सब के लिए पैसा ज़रूरी है। हाँ। बट उसको सही समय पे प्लान करना ज़रूरी है। पहले बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। आप ये सारी चीज़ें लोन पर भी उठाना चाहिए आपको, आपके पास जो अदरवाइज आपका लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगा। हाँ। आसानी से किसी भी अच्छे सैलरी या बेसिक सैलरी पर्सन को भी पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन्हें एक लंबी अवधि मिले इसको रीपे करने के लिए, और वही जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्ट करें मार्केट में। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राहुल जी इंदौर से। राहुल जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार सर जी। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे अगले 10 साल में घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए जोड़ना है, हाँ। तो मैं मंथली इन्वेस्ट करूं या एक मुश्त इन्वेस्ट करूं, और क्या ये मेरा टारगेट बन सकता है और कहाँ इन्वेस्ट करूं? क्या आपके पास इकट्ठा पैसा है अभी? करीब 10 लाख रुपए के आसपास है। 10 लाख रुपए आप अभी इकट्ठा निवेश कर सकते हो। और मंथली आधार पर कितना निवेश करना चाहते हैं? मंथली करीब 20 से 25 हजार रुपए कर 20 से 25 हजार रुपए आप मंथली, और 10 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए घर खरीदने के लिए। जी हाँ, जी हाँ जी। तो इनका प्रश्न जो है बड़ा कंसंट्रेटेड है। इनके पास 10 लाख रुपए अभी है और 20 से 25 हजार रुपए ये मंथली निवेश कर सकते हैं, और 10 साल बाद ये 1 करोड़ का घर लेना चाहते हैं। अगर 20 से 25 हज़ार का SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये टारगेट आपका 10 साल के पहले ही अचीव हो सकता है। हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, अगर आप 10 लाख लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से वही बात, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप लिक्विड फंड्स में पैसा डालें, उसके थ्रू STP के थ्रू आने वाले 3, 6 या 9 महीनों में ये पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रूट करें। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही तरीका होगा फंड्स को ग्रो करने का। ब्याज दरों में कई बार निशांत जी देखा गया है कि बदलाव का मतलब जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह देखे जाएं, या मतलब ब्याज दरों का जो चेंजेस आते हैं उनका डेट म्यूचुअल फंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कई बार आपने देखा है ब्याज बढ़ जाते हैं, ब्याज घट जाते हैं, तो जो डेट फंड्स हैं उन पर इनका क्या इम्पैक्ट होता है? इसको हम कुछ इस तरह से समझें कि अगर सरकार ने कोई लोन 7% पे लिया है और मार्केट में ब्याज दरें बढ़ गई है और नया लोन सरकार 8% पे ले रही है, तो 7% वाली सिक्योरिटी को कोई उतना रेट नहीं देगा। जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, सिक्योरिटी की वैल्यू या बॉन्ड की वैल्यू कम होती है। आपकी म्यूचुअल फंड ने अगर उन्हीं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपकी NAV भी डाउन जाती है। इसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जब भी ब्याज दरें बढ़ेगी आपकी यील्ड्स कम होगी, और जब भी ब्याज दरें कम होगी आपकी यील्ड्स बढ़ेगी, यानी आपकी NAV ग्रो होगी। तो ऐसी सिचुएशन में निवेशकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो रेगुलरली बॉन्ड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक चीज़ें ऑटोमेटिकली रेगुलराइज हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा समय मार्केट में नहीं बने रहते हैं, स्टेबलाइज प्राइसेस हो जाती हैं। बट हाँ, इंटरेस्ट रेट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। अभी पिछले 1.5 साल या 2 साल में इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं। महंगाई बढ़ने के साथ ये बढ़ेंगे जी। तो बॉन्ड शायद उतना आकर्षक न रहे, हो सकता है सर्टेन पोर्शन हमें इक्विटी में शिफ्ट करना पड़े। जी जी। तो मतलब यहाँ पर जो है लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो उनको जो है उतना बेनिफिट नहीं होगा, और अगर होगा उसमें अच्छा यील्ड्स बढ़ जाएगी, और अगर जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है घट जाएंगे। कई बार देखा गया है कि अगर निवेशक के पास पहले से ही कई म्यूचुअल फंड है तो उसको अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कितने समय पर करनी चाहिए, या मतलब क्या उसे बार बार देखते रहना चाहिए, या समय रहने पर कई बार जो है हम ऐसा देखते हैं कि लोग अपने म्यूचुअल फंड को रेगुलर बेसिस पर उसे जो है रिव्यू करते रहते हैं और उसमें चेंजेस भी लाते हैं। तो ऐसा कितने समय के बाद ये चीज़ करनी चाहिए? रिव्यू करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट अगर आप इसको 6 महीने से पहले समय में रिव्यू करके अगर चेंजेस लेके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सही कदम नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा कोई फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। अगर आप उनकी थीम में सही तरह से इन्वेस्टेड हैं तो आपको उन्हें थोड़ा समय देना होगा।
वो जिन कंपनीज या जिस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं वो हो सकता है आने वाले 12 महीने 15 महीने में परफॉर्मेंस देना चालू करें। आप चीज़ों को शायद सस्ती दरों पर खरीद रहे होंगे। सो 6 महीने में आप रिव्यू करें, बट फ्रीक्वेंट चेंजेस न देखें। एटलीस्ट एक साल का मौका तो कम से कम देना चाहिए। सही बात। कई बार जो ऐसा भी देखा गया है निशांत जी कि आजकल सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं जी, और डिजिटल माध्यम से निवेश करना भी बड़ा आसान हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में डिजिटली जब व्यक्ति निवेश कर रहा है तो उसको, और यंगस्टर ज़्यादातर वो बड़े यूज टू होते हैं और बड़ी आसानी से वो निवेश कर लेते हैं, तो उनको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जब वो डिजिटली निवेश कर रहे हों? जब भी कोई डिजिटली निवेश कर रहा है वो या तो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहा है या किसी बैंक हाउस के थ्रू कर रहा है। सबके पास में अप्रूव नंबर्स होते हैं, ARN नंबर्स रहते हैं या स्पेसिफिक सेबी अप्रूवल्स रहते हैं। आपको एटलीस्ट वो चीज़ें चेक करना चाहिए कि आप सही वेबसाइट पे या सही एप्लीकेशन के थ्रू ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी फर्स्ट एप्लीकेशंस होती हैं जिनका उपयोग करने में आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से हाथ धो सकते हैं। जी, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं कर्नाटक से। जी नमस्कार सर, आप अपना प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है कि संपर्क शायद टूट गया। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करें और प्रश्न पूछें प्रवेश जी। मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, कई बार देखा गया है कि म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा एवेन्यू माना गया है कि जो महंगाई को डिफीट कर पाता है। अदरवाइज बाकी के उसमें देखा गया कि ये संभव नहीं हो पाता कि वो इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न दे पाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड्स मेजरली इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट जी, हमसे संपर्क जुड़ चुका है प्रवेश जी का। प्रवेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रवेश जी नहीं, परेश जी। ओके। हाँ जी, मैं सुधार कर लेता हूँ। परेश, मेरी एज 66 है जी। अभी मैं रिटायर्ड हूँ। ओके सर। अभी SIP में इन्वेस्ट करूँ या लमसम में इन्वेस्ट करूँ, जो कि मेरे को 2-3 साल में मेरे को 30-40 लाख रुपए मिलना चाहिए? जी, अभी इनकी उम्र 66 ईयर्स है और ये SIP के माध्यम से निवेश करें या म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली निवेश करें? सर, चूंकि आपकी एज ज़्यादा है, हाँ, आप लमसम फंड से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाँ, पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए और उसको ज़्यादा पोर्शन डेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, STP के फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट जाएगा। STP यानी ऑलरेडी आपका पैसा इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स में जो ज़्यादा सेफ हैं, और थोड़े कम सेफ फंड्स ज़्यादा रिटर्न वाले फंड्स में ग्रेजुअली शिफ्ट होगा जी। ये आप 6 से 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि मार्केट के हर कवरेज को आप कवर कर सकें। आई थिंक समय का अभाव है हमारे पास और हम जो है चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने दर्शकों की तरफ से कि अगर कोई व्यक्ति अभी अपना निवेश आरंभ करना चाहता है तो उसको कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत संक्षिप्त में? पहला, गोल सेटिंग। आप जब तक गोल सेट नहीं करेंगे, आपको टारगेट्स नहीं पता होंगे, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, सही डायरेक्शन या तो खुद पढ़ के मिल सकती है या किसी एडवाइज़र के थ्रू मिल सकती है जो सेबी रजिस्टर्ड हो या म्यूचुअल फंड एमफी रजिस्टर्ड हो। तीसरा, आपका निवेश सही डायरेक्शन में होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज हुई। इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती हैं, कभी भी उसको उसके साथ क्लब नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद इसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जब भी आप अपना निवेश करें तो अपने गोल को आइडेंटिफाई करें और उसी से मिलता जुलता अपना ऑब्जेक्टिव अपने म्यूचुअल फंड में ढूंढें। क्या वो म्यूचुअल फंड आपका उसी तरीके से काम कर रहा है जो आपका ऑब्जेक्टिव चाहता है, आप अपने ऑब्जेक्टिव में चाहते हैं? तो इस तरह ध्यान रख करके जब आप निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है गोल अचीव होगा, वेल्थ क्रिएट होगा। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।